नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। इसके साथ ही आप अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 5वीं की हिंदी का पहला अध्याय, जिसका नाम है अपनी अपनी रंगतें। जी हाँ, पाठ का नाम है अपनी अपनी रंगतें। बच्चों, मैं आपको बता दूं, इस भाग में शामिल की गई रचनाएं ऐसी चीजों के बारे में हैं जिन्हें आमतौर पर संस्कृति के अंतर्गत रखा जाता है। संस्कृति शब्द का दायरा बहुत बड़ा है। इसके अंदर विरासत भी शामिल है। विरासत किसे कहते हैं, सोचो जरा। विरासत में उन सब बातों और चीजों को शामिल किया जाता है जो हमें अपने पूर्वजों की याद दिलाती हैं। चित्र और पुस्तकें, बगीचे और सड़कें ऐसी चीजों में शामिल है। इस तरह की विरासत को हम आंखों से देख सकते हैं। क्या आपको पता है, इसके अलावा कुछ और विरासत भी है जो हमारे जीवन में इतने घुल मिल गए हैं कि अक्सर हम उनके बारे में अलग से सोच ही नहीं सकते। और पर जो खाना हम खाते हैं, विशेष दिनों पर पकवान और मिठाइयाँ बनाना, ये सब हमारी विरासत का अंग है और हमारे रोजाना के जीवन का अंग बन चुका है। हम इनमें अपनी भाषा, रीति रिवाजों, धार्मिक मान्यताओं और जीवन शैली को जोड़ लें तो ये सारी मिलकर हमारी संस्कृति कहलाएगी। खिलौने वाला शीर्षक कविता कई खिलौनों की याद दिलाती है जिससे बच्चे खेलते रहते हैं। हमने अपने बचपन में कुछ ऐसे खिलौनों से भी खेला होगा जो मिट्टी के बने हों। इन खिलौनों को हाथ से भी बनाया जाता है। इस तरह के पारंपरिक खिलौने भारत के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग रूप में बनाए जाते हैं। हमारे देश के हर हिस्से में मिट्टी या कपड़े की गुड़िया बनाने का रिवाज है। गुड़िया के कपड़े, बाल और जूते उस इलाके की जीवन शैली से मेल खाते हैं जहां वो बनाए जाते हैं। हमारे देश में ऐसे कई त्योहार हैं जिन्हें मनाते समय खास तरह के खिलौनों का रिवाज है। सावन के महीने में मिट्टी के खिलौने, लकड़ी की बकरियां और लट्टू बनाए जाते हैं। इन खिलौनों को रंगों से सजाया जाता है। अब तक हमने विरासत के बारे में काफी कुछ जान लिया है। चलो कुछ प्रश्नों के उत्तर जानें। पहला प्रश्न, विरासत हमें किसकी याद दिलाता है? बोलो बच्चों, शाबाश, बोलो बोलो। जी हाँ, उत्तर है विरासत हमें पूर्वजों की याद दिलाता है। दूसरा प्रश्न, क्या पुरानी इमारतें और स्मारक विरासत में शामिल हैं? बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, पुरानी इमारतें और स्मारक विरासत में शामिल हैं। संस्कृति का ही एक और रूप पुरानी कहानियों से अभिव्यक्त होता है। जो कहानियां सैकड़ों वर्षों से चली आ रही हैं, उन्हें लोक कथा कहते हैं। ये कहानियां आज हमें किताबों में पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन पुराने समय से लेकर आज तक ये लोगों की स्मृति में हैं और ये जीवित हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से सुनाई जाती हैं। बच्चों, आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यह कहानी तिब्बत की लोक कथा है जो हमें वहाँ के समाज की एक झलक देती है। प्यारे बच्चों, हम यदि अपने आसपास के इलाकों की लोक कथाएं पढ़ें या किसी बड़े बूढ़े से सुने तो उस कहानी में उस जगह के समाज के, संस्कृति के और इतिहास के बारे में बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलती है। तो आज की कहानी का शीर्षक है राख की रस्सी।
जी हाँ, राख की रस्सी। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगव सेन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। उनकी चिंता का कारण था उनके बच्चे का भोलापन। होशियारी से उसका दूर दूर तक लेना देना नहीं था। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा है, मेरे बाद इसका क्या होगा, कैसे चलेगा। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना नहीं, इन्हें वापस 100 जौ के बोरों के साथ लाना है, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपो का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए नहीं थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसे नहीं मिल रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेचकर उसे 100 बोरे जौ लेकर घर वापस भेज दिया। लोनपो गार ने बेटे को गले लगाया और उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारना और उन्हें बेचना मुझे जरा पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। लड़का शहर जाकर फिर से उसी जगह बैठ गया और उसी लड़की का इंतजार करने लगा। पता नहीं क्यों उसे विश्वास था कि वह लड़की जरूर आएगी। हुआ भी यूं, वह लड़की वापस आई और उसकी उदासी का कारण पूछा। लड़की ने भेड़ों के सींग काटकर उन्हें बाजार में बेच दिया और उस लड़के को 100 बोरी जौ के साथ घर भेज दिया। भेड़ें और जौ पिता को हवाले करते हुए लोनपो गार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से पिता को सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपो गार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दो। उस बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहराया तो लड़की ने शर्त रखी, मैं रस्सी बनाकर दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपो गार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना असंभव है, इसीलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर की सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सील समेत लोनपो गार के पास ले गई और पहनने के लिए कहा। लोनपो गार रस्सी देखकर चकित रह गया। वे जानते थे कि राख की रस्सी पहना तो दूर उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपो गार ने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रखा।
धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। अब कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करें। पहला प्रश्न, लोनपो गार राजा के दरबार में किस स्थान पर कार्यरत थे? उत्तर जल्दी बताओ, शाबाश। जी हाँ, लोनपो गार मंत्री पद पर कार्यरत थे। दूसरा प्रश्न, लोनपो गार की चिंता का क्या कारण था और क्यों? यह तो आप सबको पता ही है। बताओ बताओ। बिल्कुल सही, बहुत भोला था। उनको डर सताता रहता था कि मेरे बाद बेटे का क्या होगा। तीसरा प्रश्न, लोनपो गार किस बात के लिए दूर तक मशहूर थे? उत्तर बताओ, बोलो बोलो। बिल्कुल सही, लोनपो गार अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। चौथा प्रश्न, लोनपो गार ने अपने बेटे को भेड़ें सौंपते हुए क्या कहा? उत्तर बोलो बोलो। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। क्या बोला? उसने कहा कि इन भेड़ों को लेकर शहर जाओ, मगर इनको मारना या बेचना नहीं, मगर वापस लेकर आना है और 100 जौ के बोरों के साथ वापस आना है। पांचवा प्रश्न, शहर में लड़की ने लड़के की मदद किस तरह की? उत्तर है, लड़की ने भेड़ों के बाल काट कर बेच दिए और लड़के को 100 जौ के बोरों के साथ घर वापस भेज दिया। छठा प्रश्न, क्या लड़की की बनाई रस्सी, राख की रस्सी लोनपो गार ने पहनी? जल्दी बताओ, ये तो हमने कहानी में सुना है। उत्तर दो। बिल्कुल सही, उत्तर है नहीं, मगर लोनपो गार लड़की की होशियारी देखकर दंग रह गए और अपने बेटे की शादी उस लड़की से करवा दी। अगला प्रश्न, लड़की ने लोनपो गार के बेटे की दूसरी बार मदद किस तरह की? उत्तर है, लड़की ने भेड़ों के सींग काट कर बेच दिए और लड़के को 100 बोरे जौ लेकर घर वापस भेज दिया। बच्चों, कहानी में लड़का लड़की को कोई नाम नहीं दिया गया। क्या कोई नाम देना चाहते हो? नायमा, दावा, लाखपा, नुखू, ये सभी तिब्बती बच्चों के नाम हैं। आप इनमें से कोई भी नाम दे सकते हो। तिब्बत में दोलमा नाम बहुत मिलता है। यह बुद्ध के स्त्री रूप तारा का ही तिब्बती नाम है। आइए तिब्बत के बारे में थोड़ा और जानते हैं और देखते हैं कि तिब्बत में क्या खास बात है। दुनिया की छत। किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है। राख की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। पठार भूमि का वह स्थल है जो अपनी आसपास की जमीन से काफी ऊंचा होता है और जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट होता है। और ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा हैं। इन पहाड़ों की एक खासियत यह है कि ये कई रंगों के हैं। भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे।
ठीक वैसे जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मनचाहे रंग भर देते हैं ना, सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से वे पहाड़ अनोखे रंगों में चमक उठते हैं। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है, इस वजह से यहाँ बरसात और बर्फबारी कम होती है। खुश्क मौसम में पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं। तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। उन जंगलों में पेड़ पौधों, पशु पक्षियों की दुर्लभ किस्में मिलती हैं। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली, कहीं लाल, पीली और कहीं काली। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। ये झीलें बनती पहाड़ों की बर्फ पिघलने से। इनमें मानसरोवर झील का बहुत नाम है। यहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र निकलती है। काफी ऊंचाई पर तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो, इसलिए वहाँ के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े पहने रहते हैं। तिब्बती लोगों की घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला मकान हैं। लोग अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। खिड़कियां भी अधिक बनाई जाती हैं ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर आ सके। भूकंप के बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ी झुकी हुई होती हैं। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है लहासा। 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। कपड़ों तथा खाने पीने के लिए यहाँ का बाजार बहुत प्रसिद्ध है। लहासा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है। बच्चों, हमने तिब्बत के बारे में जाना। आइए अब कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करें। उत्तर दो, बोलो बोलो। जी हाँ, उत्तर है पाठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। दूसरा प्रश्न, तिब्बत के पहाड़ कैसे और भी सुंदर दिखाई देते हैं? बोलो बोलो बोलो। शाबाश। जी हाँ, उत्तर है वहाँ के पहाड़ कई रंगों के हैं। भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे। सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से वे पहाड़ अनोखे रंगों में चमक उठते हैं। तीसरा प्रश्न, अरे ये तो हम सबने पढ़ा है, तो जल्दी बताओ उत्तर क्या होना चाहिए? बिल्कुल ठीक, उत्तर है तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है। इस वजह से यहाँ बरसात और बर्फबारी कम होती है।
उत्तर दो। हाँ, तो सुनो, तिब्बत के पूर्वी भाग में घने जंगल पाए जाते हैं। उन जंगलों में पशु पक्षियों की दुर्लभ किस्में मिलती हैं। 5वां प्रश्न, तिब्बत की मिट्टी कैसी है? उत्तर क्या है? तो सुनो, तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली है, कहीं लाल पीली तो कहीं काली। 6ठा प्रश्न, तिब्बत में लगभग कितनी झीलें हैं? ये तो आपको याद होना ही चाहिए, अभी अभी सुना है ना। क्या उत्तर होगा? देखते हैं। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। ये झीलें पहाड़ों की बर्फ पिघलने से बनती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे दिए गए वाक्यों के सामने सही पर सही का निशान और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाएं। मानसरोवर झील पहाड़ों की बर्फ पिघलने से बनती है। सही या गलत? जल्दी से उत्तर दो। सही। दूसरा है, सांगपो यानी ब्रह्मपुत्रा तिब्बत से निकलती है। जल्दी बताओ, सही या गलत? सही है। तीसरा, तिब्बत बहुत गर्म प्रदेश है। सही या गलत? गलत है। चौथा, तिब्बत के घरों में खिड़कियां कम बनाई जाती हैं। सही या गलत? ये भी गलत है। 5वां, तिब्बत का सबसे बड़ा शहर लहसा है। सही या गलत? बिल्कुल सही। नीचे दिए गए रिक्त स्थान को सही विकल्प चुनकर पूर्ण कीजिए। पहला, लोन्पो गार का बेटा बहुत विकल्प हैं भोला, चालाक या बुद्धिमान था। सही विकल्प चुनें। दिए गए 3 विकल्पों में से सही का चयन करें और इस रिक्त स्थान पर लिख डालें। दूसरा, लोन्पो गार अपनी विकल्प हैं बेवकूफ़ी, चालाकी या समझदारी के लिए मशहूर था। दिए गए 3 विकल्पों में से एक सही विकल्प चुनकर इस वाक्य को पूर्ण कीजिए। आप सबने तो पढ़ा है, शाबाश। अगला है, लोन्पो गार का बेटा शहर से विकल्प हैं 100 बोरे जौ, 100 बोरे आम या 100 बोरे चावल लेकर आया। चुनिए सही विकल्प और वाक्य को पूर्ण कीजिए। अगला है, लड़की ने लोन्पो गार के लिए विकल्प हैं फूलों की रस्सी, राख की रस्सी या सूत की रस्सी बनाई। विकल्प चुने और पूर्ण कीजिए सही विकल्प चुनकर। मुझे आशा है आप सबको ये गतिविधि बहुत अच्छी लगी होगी और आप सब सही उत्तर लिख रहे होंगे। बच्चों, अब तक हमने इस पाठ को अच्छे से समझ लिया है। अपनी समझ के आधार पर पाठ में होने वाली घटनाओं को क्रम अनुसार लिखें। घटनाएं कुछ इस प्रकार हैं। लोन्पो गार का बेटा बहुत भोला था। लोन्पो गार बहुत चालाक और होशियार मंत्री था। लड़की ने भेड़ों के बाल उतारकर बेच दिए। अगला, लोन्पो गार ने बेटे को 100 भेड़ें देकर शहर से 100 बोरे जौ लाने को कहा। अगला, लड़की ने भेड़ों के सींग काटकर बेच दिए।
और अंतिम घटना है, लोनपो गार का बेटा फिर से भेड़ें लेकर शहर गया। अब आपको इन सब घटनाओं को क्रम अनुसार लिखना है और मैं आशा करती हूँ आप सब इसको सही क्रम में लिखेंगे। बच्चों, पाठ में लड़की का पात्र हम सबको बहुत ही अच्छा लगा। क्या आपको अच्छा लगा? अगर हाँ, तो उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में लिखो। यह उत्तर आप खुद से समझकर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, क्या आप भी ऐसी किसी समझदार लड़की या ऐसे किसी समझदार लड़के के बारे में जानते हो जिसने किसी की मुसीबत में मदद की हो? सोचो और उसके बारे में लिखो। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आज का पाठ आपने खूब मजे से समझा होगा और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी सीखी होंगी। तो खूब स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।